एक आम फलस्तीनी के लिए नेतन्याहू से बड़ा खलनायक कोई नहीं है, मगर हर गुजरते दिन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यह प्रमाणित कर रहे हैं, यह साबित कर रहे हैं कि न सिर्फ आम फलस्तीनी के लिए बल्कि इंसानियत की निगाह से भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की निगाह से भी वो दुनिया के सबसे बड़े खलनायक हैं। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं यह भी कह रहा हूं कि जिस फलस्तीनी शांति प्रक्रिया को अब तक अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए था, उसे यह व्यक्ति बार बार सैबोटाज कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि गजा में शांति हो जाए, मध्य पूर्व में तमाम देश चाहते हैं शांति हो जाए, मगर अपने निजी राजनीतिक कारणों से यह व्यक्ति बार बार आम फलस्तीनियों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और उन्हें भूल जाइए, इस वक्त हमास के कब्जे में जो कुछ इस्राएली बचे हुए हैं, उनकी भी जान का दुश्मन नेतन्याहू बना हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से शांति प्रक्रिया का दुश्मन नंबर 1 नेतन्याहू है और इंसानियत का खलनायक, मैं आपके सामने कुछ खबरें पेश करना चाहता हूं जो यह प्रमाणित करती हैं कि नेतन्याहू के अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। सबसे पहले दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए जो सिहरन पैदा करने वाली है। Israel bombs Gaza market water point as total death toll passes 58,000। सरल शब्दों में कहा जाए, आम फलस्तीनी जो है पानी लेने जाता है और जहां पर लोग पानी ले रहे होते हैं वहां पर बमबारी की जाती है। और जानते हैं यह बमबारी किससे की जा रही है? चीन से खरीदे गए $3,000 के ड्रोन से। आम फलस्तीनी की जान की कीमत है चीन से खरीदे गए सस्ते ड्रोन्स, उनके सहारे आम फलस्तीनी को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे पानी लेकर आ रहे थे, सही सुना आपने, जो बच्चे पानी लेकर आ रहे थे, उन्हें भी नेतन्याहू ने नहीं बख्शा। गौर कीजिए बीबीसी की इस खबर पर, आपके स्क्रीन पर। गजा ऑफिशियल से चिल्ड्रन किल्ड इन स्ट्राइक एज इजरायली मिलिट्री एडमिट्स एरर्स। सरल शब्दों में कहा जाए कि गजा के अधिकारियों ने कहा है कि बच्चे पानी लेकर आ रहे थे, उन पर गोलीबारी की गई। और मैं आपके सामने अल जजीरा की यह रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट सिहरन पैदा करने वाली है। करीब 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिएगा। $3,000 के ड्रोन से जो इस्राएल ने चीन से खरीदे, किस तरह से आम फलस्तीनी को मारा जा रहा है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के हाथ में बाल्टियां हैं, लोगों के हाथ में सामान है। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया तबाह हो चुकी है, फिर भी दुनिया का खलनायक नंबर 1 लोगों को किस तरह से मार रहा है। आपके सामने इसका जीता जागता सबूत। The gadgets say video game, but this is deadly serious. An investigation by the Israeli publications 972 magazine and the local call revealed how the Israeli army is weaponizing Chinese-made drones to execute Palestinian civilians in Gaza, as seen in this video. You see someone approaching, the first one gets hit with a grenade, and after that, the word spreads. 1 or 2 more come, and they die. The rest understand. The report says soldiers mostly use Evo drones, produced by the Chinese company Autel and sold commercially, usually for photography, at a cost of about $3,000. They're then equipped with a military-issued attachment known as an iron ball, which releases hand grenades at the push of a button. Israeli army units in Gaza also solicit crowdfunding in Israel and the United States to buy more of these drones. दोस्तों, बच्चों का जो ताजा नरसंहार चल रहा है, इस बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। आपातकालीन सेवा अधिकारियों के मुताबिक रविवार को गाजा के बीचों बीच पानी भरने के लिए लाइन में खड़े लोगों पर हुए एक इस्राएली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। उनके शव नुसेरात के अल अवदा अस्पताल लाए गए, जहां 16 घायलों का इलाज हुआ, जिनमें 7 बच्चे भी थे, ऐसा एक डॉक्टर ने बताया। चश्मदीदों ने बताया कि अल नुसेरात रेफ्यूजी कैंप में एक पानी के टैंकर के पास खाली डिब्बे लेकर खड़े लोगों की भीड़ पर एक ड्रोन ने मिसाइल दाग दी। इस्राएली सेना ने कहा है कि हमला इस्लामिक जिहाद के एक आतंकवादी को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बम असली टारगेट से कई मीटर दूर गिर गया।
सेना ने कहा कि इस घटना की जांच चल रही है, यानी कि आईडीएफ इस मामले की जांच कर रहा है। वो ये कह रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह सब हुआ। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसा टेक्निकल फॉल्ट है दोस्तों, जिसमें करीब 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात, जो नवजात शिशु हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्हें जरूरी सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसमें इस्राइल गतिरोध पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, यहां पर कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है? जब आप जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों की जान का दुश्मन बने हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि शांति प्रक्रिया को साबोटाज कर रहे हैं नेतन्याहू, और यह कहने के लिए मेरे पास बाकायदा प्रमाण हैं, जो एक एक करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ नए राजनीतिक कारणों की वजह से भी नेतन्याहू इस पीस प्रोसेस को साबोटाज कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर पहले मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इस पीस प्रोसेस के दुश्मन नंबर 1 है नेतन्याहू। आपके स्क्रीन पर सवाल यह कि क्या नेतन्याहू शांति प्रक्रिया को जानबूझकर सैबोटाज कर रहे हैं? जवाब आपके स्क्रीन पर। फिलहाल जो सबूत और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सामने आया है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ हरकतों से गाजा में शांति प्रक्रिया धीमी पड़ी है या उलझ गई है। मगर हां, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स में इस बात को लेकर राय बटी हुई है कि क्या नेतन्याहू इसे सैबोटाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गौर फरमाया जाए, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू ने शांति वार्ता को तेज करने या सीज फायर को फाइनल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर काफी दबाव था और एक ऐतिहासिक समझौते का मौका भी था। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने युद्ध खत्म करने के लिए कड़ी शर्तें रखी, जैसा कि हमास की पूरी हार और गजा पर इस्राइल का पूरा सुरक्षा कंट्रोल, भले ही सीज फायर हो जाए। अब इसका विरोध हमास ने किया। हमास चाहता था कि 2023 अक्टूबर 2023 से पहले जो हालात थे वो बहाल हों। हमास ये चाहता था, मगर इस्राइल क्या चाहता है? इस्राइल चाहता है कि पूरे इलाके पर उसका कब्जा हो। और आप जानते हैं कि इस्राइल का कब्जा होगा तो आम फलस्तीनी पर जुल्म बढ़ेंगे, क्योंकि आपने वेस्ट बैंक की ताजा मिसालें देखी हैं। वहां पर इस्राएली सेटलर्स ने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया है। आगे एक्सपर्ट्स और मीडिया हाउसेस का कहना है कि नेतन्याहू की राजनीति कहीं ना कहीं इस युद्ध को खींचने से जुड़ी है, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो गया तो उनकी कमजोर गठबंधन सरकार और कानूनी केसों पर असर पड़ सकता है। कई मौकों पर नेतन्याहू ने रिपोर्टेडली संभावित समझौते या युद्ध विराम के प्रस्तावों को टाल दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उनकी सरकार के कट्टरपंथी मंत्रियों ने धमकी दी थी। इंटरनेशनल मीडिएटर्स यानी वार्ताकारों और अमेरिकी अफसरों ने दोनों पक्षों यानी इस्राइल और हमास को शांति प्रक्रिया में रुकावट डालने का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कई बार नेतन्याहू की सरकार को एक बड़ी बाधा कहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू अपने निजी राजनीतिक कारणों से यह सब कर रहे हैं, और इसका जिक्र मैं पहले भी आपके सामने कर चुका हूं। कैसे? गौर किया जाए। क्या नेतन्याहू जानबूझकर गाजा में शांति की कोशिशों में अड़चन डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए? कई भरोसेमंद रिपोर्ट्स और विश्लेषण बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा की शांति प्रक्रिया को अपनी राजनीतिक फायदों के लिए रोका है। मैं चाहूंगा कि आप गौर करें इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है। जी हां, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स।
न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी मीडिया एजेंसीज की जांच में सामने आया कि नेतन्याहू ने सीज फायर की बातचीत में देरी की और कुछ नॉर्मलाइजेशन डील्स को भी ब्लॉक कर दिया ताकि उनकी सरकार में शामिल कट्टरपंथी सहयोगी नाराज ना हो जाएं। ये लोग अपनी सरकार गिराने की धमकी दे चुके हैं, इसलिए नेतन्याहू ने ऐसी शर्तें रखी जिनसे शांति की संभावनाएं और कम हो गई। इसके अलावा नेतन्याहू की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और भ्रष्टाचार के केसेस। गौर कीजिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेतन्याहू की अपनी पर्सनल और कानूनी मुश्किलें, जैसा कि चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे, उन्हें हर हाल में सत्ता में बने रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। अगर वो सत्ता से बाहर हुए तो उन पर केस तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए युद्ध जारी रखना और शांति समझौते से बचना उन्हें अपनी कमजोर गठबंधन सरकार को बचाने और जल्दी चुनावों से दूर रखने में मदद करता है। पोल्स भी दिखाते हैं कि अगर अभी चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। और उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा इस्राएल की सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहा है आज भी। और याद कीजिएगा दोस्तों, जितने भी पत्रकार हैं, टेलीविजन तो खैर इस पर गौर ही नहीं फरमाता। ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपके सामने लाया था कि तेल अवीव की सड़कों पर कितने बड़े पैमाने पर लोग उतरे हुए हैं और वो नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू को शायद इसकी भी परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रक्रिया के जरिए वो चुनाव से बच सकते हैं। प्रक्रिया के जरिए यानी कि गतिरोध पैदा करके गाजा, ईरान, लेबनान, इन तमाम जगहों पर गतिरोध पैदा करके वो अपनी जान बचाए रख सकते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं में अड़चन डाल सकते हैं, खासतौर से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 बड़े मुकदमे जो चल रहे हैं। इस्राएल में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सीज फायर और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टा उन्होंने युद्ध को और बढ़ाया है और किसी भी संभावित समझौते के लिए नई शर्तें जोड़ दी हैं। नतीजा यह कि ठोस सबूतों से साफ लगता है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में शांति की कोशिशों को धीमा या जटिल किया ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सकें और खुद पर चल रहे मुकदमों से बचे रह सकें। दोस्तों, सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस न चलें, वो व्यक्ति सत्ता से बाहर ना हो। उसने अब तक 60,000 लोगों को मार दिया है। उसने ईरान के साथ जंग शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात, ईरान पर दोबारा प्रहार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान जो अपना परमाणु कार्यक्रम है उसे दोबारा पटरी पर ला रहा है। वो चीन से हथियार भी ले रहा है और आप जानते हैं यह बात इस्राएल को स्वीकार नहीं है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस्राएल एक बार फिर ईरान पर हमला करेगा। इसकी भी सही मायनों में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो यह व्यक्ति लेबनान में, फलस्तीन में और ईरान में अशांति बनाए रखना चाहता है, बर्बादी बनाए रखना चाहता है ताकि खुद की जान बची रहे और उसके एवज में जो बच्चे पानी लेने आए थे उन पर चाइना के $3,000 के ड्रोन से हमला किया जा रहा है। इससे बड़ी त्रासदी आखिर क्या हो सकती है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।